शीतकालीन सत्र के इस अंतिम घड़ी में मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आसन को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और पक्ष विपक्ष के लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि इस महत्वपूर्ण सेशन में अपने अपने तरीके से बातों को रखा और इस सत्र में अपनी भागीदारी निभाई। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातें रखने से पहले चंद लाइन पढ़ना चाहता हूं। हमारे कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है, परिस्थिति से परे खुद पर हमें विश्वास है, हम वो मुसाफिर नहीं जो बाधा देखकर चलना छोड़ दे। तो अध्यक्ष महोदय, आपने देखा हमारी सरकार बनने के बाद से ही हमें तमाम तरीके की चुनौतियों को हम लोगों ने सामना किया। कोविड, कोरोना, सुखाड़ जैसे आपदाएं देखी और हमारे विपक्ष के भी पूरे लगभग अभी कुछ चंद दिनों में 4 साल सरकार का होगा, उतने दिनों तक सरकार को कैसे सरकार के सामने बाधा डालें, इसका भी काम होता रहा। सरकार बनने के चंद घंटे के बाद से ही सरकार गिराने की नई नई योजनाएं बनती रही। खैर, इसमें इनकी गलती नहीं है, ये इसके अलावा दूसरा काम कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि काम करने की जिम्मेवारी तो सरकार के जिम्मे में आ गया था। और कहा जाए कि अध्यक्ष महोदय, जो सरकार हमने बनाई है, इस राज्य के ऐसे वक्त में ये सरकार का बागडोर हमें मिला जब ये चंद सालों में, 1-2 सालों में ये युवा राज्य के रूप में गिनती में आएगा। अध्यक्ष महोदय, 2000 ईस्वी में ये राज्य अलग हुआ और मुझे लगता है कि 20 वर्ष नहीं, 19 वर्ष नहीं, लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों को सबसे अधिक सरकार चलाने का मौका मिला। और इस बीच राज्य ने कई उतार चढ़ाव भी देखे, कई सारी चुनौतियां भी देखी, क्योंकि ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। अध्यक्ष महोदय, और मैं बहुत हैरान होता हूं कभी कभी अध्यक्ष महोदय कि आज जब हम कुछ समय के बाद युवा राज्य में रहेंगे, तब की स्थिति, क्या इस राज्य को एक मजबूत और सशक्त युवा कहा जा सकता है? जब ये राज्य जन्म हुआ, उसको पालना, उसको बड़ा करना, उसको मजबूती प्रदान करने की पहली भूमिका में हमारे विपक्ष के लोग थे। मां की भी भूमिका में थे और पिता की भी भूमिका में थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 2019 के पहले इस राज्य की स्थिति ये थी अध्यक्ष महोदय कि राज्य में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भूख से मर रहे थे, सामान्य जीवन में। ना कोविड था, ना सुखाड़ था, ऐसी स्थिति में भी अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज इतनी विपत्ति आने के बाद, इतनी कोविड भी आया, लॉकडाउन भी हुआ, सुखाड़ भी हुई, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता देखिए कि आज इतनी विपरीत परिस्थिति में भी
इस सरकार ने आज तक किसी भी गरीब को भूख से मरने नहीं दी। भले मरने के कई कारण और हो सकते हैं, और गरीब के ऊपर तो सबसे बड़ी चुनौती, वो गरीबी ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनी रहती है। अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग सदन के एक सबसे कहा जाए कि नवनिर्मित भवन में बैठे हैं। मुझे अचानक इस हॉल के अंदर आपके आसन के अगल बगल में हीटर देख रहा हूं मैं, जहां इस रूम के टेम्परेचर को बैलेंस बनाने के लिए आपने शायद लगाया है। शायद कई सदस्यों को ठंड भी अधिक लग रही हो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय कि इस रूम का एयर कंडीशन सिस्टम कैसा है कि एयर कंडीशनिंग करने में भी ये विफल है। और ऐसी विरासत हमारे इन महानुभावों ने हमें दिया है कि अगर हम माइक में बोलें तो बिना हेडफोन लगा के सुन नहीं सकते। इस तरीके के कार्य होते रहे, और राज्य का जो पहला बजट था, जिस समय बजट में सरप्लस बजट के रूप में इस राज्य अलग हुआ था, वो सरप्लस बजट आज कहां चला गया, किस बैताल खाते में चला गया, पता नहीं। और आज कम इस घाटे के बजट के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लोग सरकार को पानी पी पी कर कोसने का काम करते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार शोषण कर रही है, राज बद से बदतर हो गया है। और इसके साथ साथ सरकार को डराने का, धमकाने का, अलग अलग तरीके से सरकार के कार्यों को बाधित करने के निरंतर प्रयास है। इसीलिए मैंने ये स्लोगन पहले पढ़ा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सरकार बनने के 1 साल 1 घंटे के बाद से ही आप लोग सरकार गिराने में लगे हैं, लेकिन ये सरकार अपने पूरे कार्यकाल को भी पूरा करेगी, और आने वाला सरकार भी यही सरकार है। अध्यक्ष महोदय, यह सदन पूरे राज्य का एक ऐसा मंदिर है जहां पर सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व का यह मंदिर है। मुझे लगता है इससे बड़ा मंदिर राज्य में और कोई नहीं। भगवानों के मंदिर के बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है। हमारे विपक्ष के लोग धर्मों को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं। मैं थोड़ी कोशिश कर रहा था कि बात रखने से पहले कि भारतवर्ष में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। किसी को हम, चाहे शिव जी का हो, चाहे राम जी का हो, चाहे बजरंगबली जी का हो, कौन सा मंदिर जो सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद ही मंदिरों की लाइनें आती हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि कौन सा मंदिर सबसे बड़ा है। मुझे लगा सभी बड़े, और चलिए भगवान है तो ऊपर है तो सब कुछ ऊपर है। लेकिन ये लोकतंत्र का ऐसा मंदिर, अध्यक्ष महोदय, जहां पर हम पूरे इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के विषय में नीति निर्धारण करते हैं, उनके सवालों को सदन में रखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान निकालते हैं,
पक्ष के लोग भी, विपक्ष के लोग भी। और अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये राज्य का सदन है, लेकिन इसके ऊपर भी एक और सदन है जिसको लोकसभा और राज्यसभा भी कहते हैं, वो इससे बड़े सदन है। इस मामले में हम लोगों से ऊपर एक और सदन है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें जो है एक अपने बड़े लोगों से लोग सीखते हैं। आज हमारे विपक्ष के लोगों को 3 सदस्यों को निलंबित होने की इनकी बहुत इनको तकलीफ है, लेकिन देश का सबसे बड़ा और सर्वोच्च मंदिर के अंदर क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय, जहां पर अभी तो 3.25 करोड़ लोगों की यहां बात कर रहे हैं, वहां तो लगभग 21 करोड़ से अधिक 21.5 करोड़ लोगों के जनप्रतिनिधि को सदन से बाहर कर। ये क्या पाठ पढ़ाएंगे अध्यक्ष महोदय? आज सरकार की जवाब, सरकार के कार्यों पर ये दबे जवान में या बंद कमरे में सराहते तो जरूर हैं, लेकिन बाहर आकर के वही अपने जो ऊपर से कवर डाल रखा है उसके अनुरूप व्यवहार में रहते हैं। अब स्थानीय नीति की बात कर लें, 1932 की बात कर रहे हैं, यहां पर तो सर्वसम्मति से पास, लेकिन बाहर मीडिया के सामने बिल्कुल आग उगलना, उसके विपरीत आचरण, और जाकर के महामहिम को कान्हा फूसी करके सारी चीजों को वापस कर देना। अब चूंकि महामहिम केंद्र से मनोनीत है, कहीं ना कहीं कुछ केंद्र से प्रभाव जरूर पड़ता हो, और इनको लगता है कि आज सरकार ने, ये तो महामहिम सर्वे सर्वा तो है ही राज्य के, तो उनके माध्यम से भी सरकार को हिलाने डुलाने का कुछ प्रयास हो। आज जैसे आपको मालूम है कि आज गांव-गांव, पंचायतों में शिविर लग रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये आज ही नहीं लगा, बल्कि ये 2021 से, जैसे ही कोविड से हम लोग थोड़ा कोरोना का बादल छटने लगा, सरकार अपने चुनाव के पहले वादे के अनुरूप कि ये सरकार दिल्ली से नहीं, ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि ये सरकार गांव-गांव में बैठकर चलने वाली सरकार है। और आज पूरे राज्य में एक उत्साह का माहौल है, जन जन लोगों तक में ये इस दिन का अब इंतजार होने लगा है अध्यक्ष महोदय। जैसे लोग दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद, गुरु नानक जयंती, सभी चीजों के लिए अलग अलग धर्म के लोग अपना इंतजार करते हैं, तो इस राज्य का 3.25 करोड़ जनता अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का दिन हमेशा इंतजार करता है कि किस दिन कब आएगा ये महीना कि उसके दरवाजे में सरकार आकर खड़ी होगी और सरकार उसकी समस्याओं का समाधान करेगा। 2021, 2022, अब 2023, 3 बार हम लोगों ने गांव-गांव, पंचायतों में बैठकर राज्य की समस्याओं का समाधान, यहां के 3.25 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप योजनाओं को तैयार करना, अन्य काम किए। ये राज्य सबसे पिछड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक गरीब भी होंगे। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पहले कहा ही अपने भाषण में कि 60% से अधिक लोग गरीब हैं हमारे राज्य में, और
हमारा राज्य ग्रामीण परिवेश का है, तो स्वाभाविक रूप से ये पिछड़ा राज्य है, तो गरीब होगा अधिक, मजदूर होगा अधिक, मजबूर लोग भी होंगे अधिक। तो इस राज्य का सबसे पहला प्राथमिकता स्वाभाविक रूप से सामाजिक सुरक्षा का होना अति आवश्यक है अध्यक्ष महोदय। और इसको लेकर अध्यक्ष महोदय 20 वर्षों में हमारे विपक्ष के लोग बताएं कि इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को इन लोगों ने क्या दिया। अध्यक्ष महोदय, एक भी ऐसी चीजें नहीं बता सकते अध्यक्ष महोदय जिससे इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता के तकलीफों को, उनके आंसुओं को पूछने का काम किया। इतना सुंदर बात भी आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मान्य साथी, कितना सुंदर बात हो रहा है, एक भी अपशब्द, खराब शब्द, श्रुति कटु वाक्य का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। चल बोलिए। यही हाल है अध्यक्ष महोदय हमारे विपक्ष के साथियों का। डर गया है अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्षों का यही समस्या है कि ये सिर्फ अपनी बात बोलना जानते हैं, लेकिन सच्चाई ना सामना कर सकते हैं, ना सच्चाई सुन सकते हैं। आज अध्यक्ष महोदय जिस कटिबद्धता के साथ हम लोगों ने सरकार बनाई है, मैं नहीं कहता कि इन 4 सालों में इस राज्य के सभी समस्याओं का समाधान हुआ हो, लेकिन ये बात जरूर है और इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि जब राज्य जन्म लिया, इस नवजात झारखंड का जो इन लोगों ने हश्र किया, उस नवजात झारखंड को बचाने का काम इस सरकार ने किया। नहीं तो अध्यक्ष महोदय ये राज्य सिर्फ मजदूर पैदा करने वाला राज्य भविष्य में एक नई उपाधि के साथ खड़ा दिखता। और कहीं ना कहीं आज भी इस बात का एहसास और इस बात का मलाल हम माननीय सदस्यों को है। कई जिले में लोग हैं, यहाँ पर विधायक लोग हैं कई जिलों के, जहां से बड़े पैमाने पे लोग दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। पलायन का मतलब है अध्यक्ष महोदय कहीं ना कहीं आप मूलभूत संसाधन भी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, जिससे लोग, हालांकि झारखंड के लोग वैसे भी बहुत संतुष्ट हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन पेट की आग एक ऐसी आग है अध्यक्ष महोदय जिसको लेकर वो कुछ भी सही गलत सब कार्य करा सकता है। लोग बाहर निकलने लगे और कोविड में तो जिस तरीके से बाहर निकले लोगों की संख्या हम लोगों के सामने आया, तो हम लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई कि आखिर इन लोगों ने 20 साल तक करा किया अध्यक्ष महोदय कि 15-15 लाख लोग राज्य के बाहर जा रहे हो यहां से। और आज अध्यक्ष महोदय ये बात सही है, मानव जीवन का स्वभाव है विचरण करना, जाने में कोई आपत्ति भी नहीं है। अगर कहीं कोई अच्छा
उसको अच्छे तनख्वाह मिलते हैं, अच्छा दिहाड़ी मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है, तो लोग जाते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के लोग बाहर जाने के बाद उनकी क्या दुर्दशा होती रही है, यह भी समय समय पर हमारे समक्ष आया है। इसीलिए हम लोगों ने विशेष रूप से मजदूरों के लिए एक मजबूत कानून बनाया, प्रवासी मजदूरों के लिए, चाहे वो देश जाए चाहे विदेश जाए, कहीं पर भी जाए, अगर सरकार के पोर्टल में अगर वो निबंधित है तो समय समय पर उस मजदूर की जानकारी, उनके हालचाल पूछे जाते हैं, या उनको कोई समस्या आती है तो वो अपनी शिकायत दर्ज कराकर उस शिकायत का निवारण भी कराता है। अध्यक्ष महोदय, अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड की कहां टनल बन रहा था, वहां पर 15 मजदूर हमारे झारखंड के फंसे थे। 15 मजदूर फंसे जिस दिन अध्यक्ष महोदय, जिस दिन खबर आई उस दिन के शाम तक वहां पर हमारे राज्य के पदाधिकारी पहुंचकर जब तक वो नहीं निकले तब तक वहां पर डटे रहे। अध्यक्ष महोदय, यह है सरकार की संवेदनशीलता, और उनको सकुशल हवाई जहाज से उनको वापस यहां लाकर के उनके घरों तक पहुंचाने का सरकार ने काम किया। ये तो कहते थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में क्या चढ़ाएंगे? खाक चढ़ाएंगे। जहां 50 पैसा 1 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट था, आज 50 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट हो गया। अध्यक्ष महोदय, महंगाई आसमान छू रहा। आज इन लोगों ने अगर देश को दिया है, राज्य के देश के लोगों को दिया है, तो महंगाई इस कदर दिया है अध्यक्ष महोदय कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आज किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, सबसे प्रमुख विषय तो बड़ी जोर शोर से आता है एलपीजी गैस का। 400 का सिलेंडर 1200 कब हो गया पता ही नहीं चला। अध्यक्ष महोदय, और ये सत्ता पाने के लिए इतने झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ के सामने सच भी शर्मा जाए। अध्यक्ष महोदय, ये हालत है। अभी हाल के कुछ राज्यों के चुनाव हुए अध्यक्ष महोदय, और उसमें अभी मैं कल परसों किसी खबर में मैंने पढ़ा था, इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में, राजस्थान में शायद, वहां पर वहां की सरकार ने 500 रुपया सिलेंडर देने का वादा किया, तो इन लोगों ने 450 रुपया कर दिया, और इस झूठ के साथ ये सत्ता में भी आ गए। और अभी एक सुनने में आया, मैं किसी खबर में पढ़ा, सच था झूठ था पता नहीं, लेकिन अब वो मुकर गए, नहीं देंगे 450 रुपये सिलेंडर। तो अध्यक्ष महोदय, ये झूठ का जो हद है वो कहां तक पहुंच गया है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति है गरीबों का कि आज अभी कल परसों रोज ही शायद टीवी में चल रहा है, भारत सरकार जी के प्रधानमंत्री जी की गारंटी 80 करोड़ को लोगों को अनाज मिल रहा है, मुफ्त अनाज। 125 करोड़ की ये पूरा भारत देश है। आज स्थिति ये आ गई अध्यक्ष महोदय, 80 करोड़ लोग सरकार के भीख पर जीवित है। ये स्थिति देश का है।
और देश को विश्वगुरु बनाने चले। अजीब हालत। क्या पेट और पीठ सड़ जाएगा तब ही देश विश्वगुरु बनेगा क्या अध्यक्ष महोदय? तो अध्यक्ष महोदय ये इनका आलम है। अध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति का अध्यक्ष महोदय एक न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। अध्यक्ष महोदय, रोटी के विषय में अगर आप देखें तो हमारे इन विद्वानों ने, इनको पता है कि इस राज्य में गरीबों की संख्या अधिक है, इनको पता है कि यहां पर मजदूरों की संख्या अधिक है, फिर भी इन लोगों ने डबल इंजन की सरकार में 11 लाख राशन कार्ड डिलीट किया था। देखने वाले सामान्य जीवन में, और यही वजह था कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बना करके गरीबों का बांटा अध्यक्ष महोदय, और यही वजह है कि आज कोई भी भूख से नहीं मरता। और आप तो उन गरीबों को 1 किलो दाल भी फ्री दे रहे हैं। जो इन लोगों ने महंगाई में थाली से अनाज गायब कर लिया था, और गरीबों का आलम, अभी कुछ दिन पहले इन महानुभावों ने बहुत जोर शोर से अखबारों में, टीवी चैनल में, सोशल मीडिया में गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी में पहाड़ियों का स्वास्थ्य खराब होने से, कालाजार, मलेरिया जैसी बीमारी होने से मृत्यु हो रही थी। खूब सरकार का इन लोगों ने क्रिटिसिज्म किया अध्यक्ष महोदय, और मुझे लगता नहीं है कि मुझे अब तो टीवी खबर देखना तो अब मुझे नहीं लगता कि बहुत अब ये रह गया है, बहुत उसका औचित्य रह गया है। नेशनल, इंटरनेशनल सब जगह चलाए होंगे, क्योंकि इनकी जो प्रोपेगेंडा टीम है वो थोड़ा उनका साइज बड़ा है, तो आवाजें भी वैसे निकालते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय ये बता दें कि ये सारी जो बीमारी है, ये अमीरों की बीमारी नहीं है, ये गरीबों की बीमारी है। ये उन घरों में सबसे अधिक और सबसे पहले अटैक करता है जिसके घर द्वार नहीं होते, झोपड़ी होता है, झोपड़ी भी टूटा फूटा होता है, फटे हाल, गंदे स्थिति पे रहते हैं अध्यक्ष महोदय। इन लोगों ने बहुत सीना पीट पीट कर कहा कि हम लोग 2022 तक सभी गरीबों को आवास दे देंगे, लेकिन हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने इस राज्य में गरीबों की संख्या शायद ठीक से उनकी गणना नहीं की थी। जब हम लोगों ने इसकी गणना की तो लगभग 8 लाख से अधिक गरीब हमें यहां और दिखे जिनको मिले, जिनको आवास उपलब्ध कराना आवश्यक था। इसको लेकर दिल्ली सरकार के पास हम और ग्रामीण विकास मंत्री जी रोए, गिड़गिड़ाए, तो पहले तो इन लोगों ने हमारा आंकड़ा ही झुटला दिया कि नहीं, इतना आंकड़ा गलत है। फिर शायद इन लोगों ने 4-4.5 लाख आंकड़े को सही माना। तो हमने कहा कम से कम इतना पैसा वो आप दे दो, इनका हिस्सा जो उनके लिए हम आवास आवंटन कराएं। और हमने ये चुनाव में भी कहा था कि जो आवास आप इस राज्य के लोगों को मिलता है, उस आवास में एक और कमरा बना के देंगे और पशु शेड भी देंगे। लेकिन हमें आवास आवंटन नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, बल्कि हमारा जो एलोकेशन था वो हमारे पड़ोसी राज्य यूपी को मिल गया।
क्योंकि वहां उनका समानांतर सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इस तरीके से अध्यक्ष महोदय भेदभाव होता है। तो अंतर्गतवा हम लोगों ने सोचा अगर यही हाल रहा तो हमारे इस राज्य के गरीब, पहाड़िया, आदिवासी तो मारे जाएंगे, गरीब तो मारे जाएंगे। फिर हम लोगों ने एक साहसिक कदम उठाते हुए इस राज्य में अबुआ आवास नाम करके योजना लाया है, जो अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री आवास से भी बेहतर आवास बनेगा और उससे अधिक दामों में बनेगा। अध्यक्ष महोदय, सर्वजन पेंशन के बारे में आपने भी सुना होगा, पूरा राज्य सुना होगा। आज कैंपें लग रही हैं गांव-गांव, पंचायतों में। आज पेंशन के लिए पेंशन का जो काउंटर है, उस काउंटर में बैठा हुआ व्यक्ति मक्खी मारता है अध्यक्ष महोदय। कोई पेंशनधारी अब बचा नहीं 60 साल से ऊपर का। डिबरी लगा करके, टॉर्च लगा करके भी गांव में खोजिएगा तो अध्यक्ष महोदय 60 साल से ऊपर का कोई बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, और कोई विधवा भी बिना पेंशन का नहीं मिलेगी, और कोई विकलांग भी नहीं मिलेगा, और कोई परित्याग महिला भी नहीं मिलेगी अध्यक्ष महोदय। पहले बता दें क्या स्थिति थी। भर भर के लोग पेंशन के लिए आवेदन विधायक को देते थे, सांसद को देते थे, मंत्री को देते थे। समस्या का समाधान कहीं नहीं, बल्कि दलाल कई बार उन भोले भाले लोगों से 200-300 रुपया वसूल कर हजम कर जाता था। और अभी अभी मुझे जानकारी मिली, एक नया दलालों ने नया विंडो खोल लिया। अब चूंकि सबको पता चल गया है कि 60 साल के ऊपर सबको पेंशन मिलेगा, अब आधार कार्ड में लोगों का उम्र को बदलकर, आजकल तो कलर्ड फोटोकॉपी निकलता है, अब दलाल 200 रुपया लेकर के उसका उम्र बदल दे रहा है, 60 साल से अधिक कर दे रहा है, ताकि वो पेंशन के लाइन में लग जाए। एडिट कर देता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि आधार कार्ड तो सब पहले से उसका डाटा है, जैसे ही उसको स्कैनिंग किया जाता है उसका ओरिजिनल डाटा आ जाता है। बेचारा मायूस होकर चला जाता है। जब उसको पूछा जाता है तो एकदम बिल्कुल भेड़ा जैसे मुड़ी घुमाता है, बोला नहीं इसमें कोई बदलाव नहीं किए। जब सही दिखाया जाता है तो बताता है कि हमारा 200 टका चला गया। अब 200 रुपया लेकर के उम्र एडिट कर रहे हैं दलाल, ताकि बुजुर्ग को पेंशन मिले। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। खैर, दलाल की अपने अपने कदमे हैं, लेकिन अब कम से कम उन बुजुर्गों को, उन असहाय महिलाओं को, उन बेसहारा अपंग लोगों को हम लोगों ने उसके आंसू पोंछने का एक साहसिक कदम सरकार ने उठाया अध्यक्ष महोदय। तो अब आवास के माध्यम से अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने इस राज्य के सभी गरीबों को, इसके लिए प्रथम चरण पर हम लोगों ने 15,000 करोड़ रुपए इसका आकलन किया है अध्यक्ष महोदय। लेकिन हमें लगता है कि ये हो सकता है कि आने वाला समय में बढ़ सकता है, इसकी चिंता हमें है। लेकिन मैं आपके सदन से पूरे राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस राज्य में जितने भी गरीब होंगे उन सभी को सरकार आवास उपलब्ध कराएगी, चाहे 2 साल लगे चाहे 5 साल लगे। और साथ साथ में अध्यक्ष महोदय अपना अधिकार तो ये देते नहीं, और आज के दिन में सरकार का जो जीएसटी आने के बाद सरकार के पास संसाधन जुटाने के जो संसाधन है वो नाम मात्र का है। या तो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट लीजिए या एक्साइज लीजिए, या थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कुछ इधर उधर से कुछ मिल जाए तो मिल जाए। और आज के दिन में देख ही रहे हैं, हमारे
देश की संस्थाएं, सरकार के जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम के सारे दरवाजे बंद करने के नए नए उपाय ढूंढ रहे हैं। पूरे देश में हमारे विपक्ष के विरोधियों की जहां सरकार है वहां यही चल रहा है। ये इनके इन प्रकार इनको पता है कि हर चीज को काम करने के लिए आर्थिक संसाधन सबसे महत्वपूर्ण विषय है। उसी को बंद कर दो तो सारे काम बंद हो जाएंगे इनके। और केंद्र से तो आपको पता ही है 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। पहले तो वो भी नहीं मानने को तैयार, लेकिन अंतोगत्वा उनको मानना पड़ा क्योंकि ये राज्य का जायज मांग रहा है। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा रकम होता अगर हमें मिल जाता तो इस राज्य में जो पिछड़ापन है, जो इस राज्य का शोषण हुआ है अध्यक्ष महोदय, जो इस राज्य नवजात झारखंड का जो इस तरीके से इन लोगों ने इसकी दुर्दशा की है अध्यक्ष महोदय, वो सभी चीजें हम लोग जो घाव वर्षों का था वो चंद वर्षों में उसको भर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं अध्यक्ष महोदय, हम इस बात से मान के चलते हैं कि ये इस तरीके से व्यवहार करेंगे। लेकिन झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां हमें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा है, तो इस चीज के लिए भी संघर्ष करेंगे अध्यक्ष महोदय। और निश्चित रूप से जो हम लोगों ने लकीरें खींचनी प्रारंभ की है अध्यक्ष महोदय, वो लकीर अब धीरे धीरे इतनी गाढ़ी होगी कि हमारे विपक्ष को उस लकीर को मिटाने का तो बात की दूर, उसको लांघने की भी जरूरत नहीं कर पाएंगे अध्यक्ष। झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य का नौजवान अध्यक्ष महोदय आज विदेश में जाके शिक्षा ग्रहण कर रहा है। अभी कल परसों कल ही का एक खबर है, झारखंड का गुमला का एक नौजवान क्रिकेट खेलने वाले 3.5 करोड़ की कितना पाएगी, कितना उसमें बिका अध्यक्ष महोदय। ये कहीं ना कहीं अध्यक्ष महोदय इसके लिए एक वातावरण तैयार करना पड़ता है। वातावरण ऐसा अगर आप देते हैं तो स्वाभाविक है अलग अलग तरीके से लोग अपना कदम बढ़ाने के लिए साहस कर पाएंगे अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने अलग अलग तरीके से इस राज्य के सभी जनों को कैसे ये स्वावलंबी बने, कैसे ये आगे बढ़े, इस पर हम लोगों ने कई कड़े कदम उठाए अध्यक्ष महोदय। कई योजनाएं भी हम लोगों ने राज्य की जनता को दिया है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने पहली बार इस राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण कहा जाए कि कड़ी है हम मानव जीवन में, वो है किसान, अन्नदाता अध्यक्ष महोदय। अन्नदाता खत्म तो सब भूखे मरने के लिए मजबूर होने के लिए तय। आज उन किसानों का पहली बार अध्यक्ष महोदय लगभग 5 लाख किसानों का हम लोगों ने ऋण माफी किया था, लेकिन उसका पैसा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया अध्यक्ष महोदय। सुखाड़ में अध्यक्ष महोदय फौरी राहत के तौर पर लगभग 500 करोड़, कितना जी 500 करोड़ दिए ना, किसान राहत में 500 करोड़ रुपए दिए थे ना, 500 करोड़ के लगभग हम लोगों ने उसमें रुपया दिया था अध्यक्ष महोदय। और इनकी उपलब्धि अध्यक्ष महोदय 18-19 वर्षों में जितनी भी वर्ष हो, सबसे अधिक वर्ष इन्हीं लोगों ने राज्य को दिशा देने का काम किया।
उसमें मात्र अध्यक्ष महोदय इन लोगों ने 8 लाख लोगों को ही किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा था। ऐसा क्या हो गया अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इन 4 सालों में इन इतनी विपत्ति परिस्थिति में भी, कोविड भी देखा, सुखाड़ भी देखा, 21 लाख किसान क्रेडिट कार्ड लोगों के बीच में बांटा। कहां से किसान हम लोगों ने पैदा कर लिया? इनको किसान दिखा नहीं होगा, ना ये देखना चाहते हैं। इसीलिए तो कृषि किसानों को समाप्त करने के लिए काला कानून लाया जाता है अध्यक्ष महोदय। ये तो किसान जैसा मजबूत और फौलादी जंग लड़ने वाले लोग, जिन्होंने साल भर तक दिल्ली की गद्दी को घेर के रखा था अध्यक्ष महोदय, अगर वो काला कानून नहीं वापस होता तो आज देश में हमें किसान देखने को नहीं मिलता अध्यक्ष महोदय। आज निश्चित रूप से उन किसानों को हमें सलाम करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और किसी भी तरीके से उनको समाप्त होने से बचाना चाहिए। हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय सभी लोगों के प्रति जो सरकार की दृष्टि है, सबको न्याय मिले, सबको सरकार के हक मिले, चाहे महिला हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, सरकारी कर्मचारी हो अध्यक्ष महोदय, अनुबंध कर्मचारी हो, दिहाड़ी मजदूर हो अध्यक्ष महोदय, चाहे वो हमारी बच्चियां ही क्यों ना हो अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना भी एक राज्य की जनता के लिए लाया है। आपको सुनकर खुशी होगी अध्यक्ष महोदय, आज तक लगभग इससे 12,417 लोगों को इसका लाभ हम लोगों ने दिया है। इनके बीच में 262 करोड़ रुपए हम लोगों ने बांटा है और इतनी तेजी से इसकी और लोग बढ़ रहे हैं। मैं कभी कभी किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो वहां पर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से कोई भाड़े में चलाने के लिए स्कॉर्पियो ले रहा है, कोई माल ढुलाई के लिए गाड़ी ले रहा है, कोई ट्रैक्टर ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। मतलब इतनी गाड़ियां लगी रहती हैं सरकार के परिसंपत्ति में कि लगता है कि गाड़ियों का मेला लगा हुआ। और ये खुशी होती है अध्यक्ष महोदय कि आज नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आगे आने का हिम्मत कर रहा है। नहीं तो बैंक भी कहां मदद करता था अध्यक्ष महोदय, और कहां करता है आज के दिन में भी। अध्यक्ष महोदय, अब इनके आंख का चश्मा खराब है या आंख का चश्मा में पावर खराब है कि मोतियाबिंद हो गया है कि क्या हो गया, ये समझ से परे है। और ये चूंकि विशुद्ध रूप से कई जगह सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, इसमें ये नहीं आते हैं, ये दूर से ढेला फेंकने का काम करते हैं। बने बनाए खाने पे किरासन तेल छिड़के कैसे, इसकी जुगत पे लगे रहते हैं अध्यक्ष महोदय। कई ऐसी कड़वी बातें अध्यक्ष महोदय जिसके माध्यम से इनको बहुत अच्छे तरीके से सरकार आईना दिखा सकती है, लेकिन देख रहे हैं हमने नहीं भगाया, ये खुद ही भागे अध्यक्ष महोदय। और लोकसभा में तो लोगों को भगा दिया गया, राज्यसभा से तो निकाल दिया गया। ये स्थिति है। और बाहर देखिए इंटरव्यू इनका कितना बौद्धिक प्रवचन बांटेंगे। और ये बौद्धिक लड़ाई में तो निश्चित रूप से काफी महारत हासिल है। और इस विषय को लेकर झारखंड में कम से कम इनकी जो कार्यशैली है, इसको लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा है।
बहुत अच्छी तरीके से पहचाना है और इनके छल प्रपंचों को भी बहुत गंभीरता से लोगों ने लिया है। इसलिए बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि अब सुनने वाला ही नहीं है तो फिर बोल के भी क्या फायदा है। यहाँ तो बैठे लोग तो सभी लोग, उनको आईना दिखाने का काम हमारे सदस्यों ने किया ही है और मुख्य रूप से अब फाइनल टच हम लोग देने वाले थे, लेकिन बेचारे उनको पता था ये अपने आचरण के अनुरूप वो अपने व्यवहार में है। और ये दो तीन लोगों की जो ये हुई है सदन में कार्रवाई हुई है, ये चाहते थे, हम भी देख रहे थे इनके आचरणों को। इतने देर में तो अगर लोकसभा राज्यसभा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आपने तो फिर भी काफी धैर्य रखा अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी इस सदन को चलाने का जो आपके पास क्षमता है, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली जैसे शहरों में लोकसभा राज्यसभा में इस तरीके से सदन को चलने की स्थिति है। अलग अलग बातें हैं अध्यक्ष महोदय, रोजगार को लेकर पढ़े लिखे नौजवान, कम पढ़े लिखे नौजवान, नहीं पढ़े लिखे नौजवान, किसान, मजदूर, महिला, बुजुर्ग, हमारे आने वाली पीढ़ी, उनके लिए अध्यक्ष महोदय यहाँ की गरीबी की स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय। और इस आलम में लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में। हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना लाया अध्यक्ष महोदय। आज के दिन में 8 लाख बच्चियों को लगभग हम लोगों ने जोड़ा है। आकलन के अनुरूप जो हमें पहले समझ में आया, लेकिन पता चला कि यहाँ पर बच्चियों की संख्या अधिक है, तो हम लोगों ने 2 बच्चियों का जो राइडर लगाया था, उस राइडर को भी अब हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब घर में 3-4 बच्ची भी होगी, सभी को सावित्रीबाई फुले योजना मिला। और तो और जब 11वीं, 12वीं, 10वीं में बच्चे पढ़ेंगे, इन सभी बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी देंगे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ का गरीब का बच्चा किसी भी तरीके से यहाँ का कोई डिग्री कोर्स कर ले, बहुत बड़ी बात यही उसके लिए, या बीए डीएड कर लेगा, कोई ग्रेजुएशन कर लेगा, या पॉलिटेक्निक करके बेचारा अपना भटकता रहता है। आज उससे 4 कदम आगे बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने ये कार्ड देने का निर्णय किया है कि अगर वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार कुछ भी पढ़ना चाहे, उसके लिए 15 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता भी सरकार उसको आती है। और कोई बंधक नहीं, उसमें किसी भी तरीके का कोई उसको ना बंधक रखना है, ना जमीन गिरवी रखनी है, ना जानवर बेचना है। अध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से, और तब तक जब तक उसकी डिग्री पूरी नहीं होगी, और उसको सरकार को भी पैसे वापस नहीं करने। तो ये सारी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। अभी एक एक करके बोलूंगा तो बहुत सारी बातें। अभी कल ही मैं किसी खबर में पढ़ा, इन लोगों ने अग्निवीर, जो विशुद्ध रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले नौजवान मिलिट्री में, आर्मी में अधिक जाना पसंद करते थे, अग्निवीर पर एक कोई किताब लिख रहे हैं जो मुख्य पूर्व सेनाध्यक्ष। बड़ा ही भयावह और बड़ा ही दर्दनाक स्थिति अग्निवीर की। 4 साल के लिए मात्र नौकरी, शॉर्ट सर्विसेज है इनके, और इसमें इन लोगों ने तो बड़ा तरीके से सेना को आगे करके अपना चेहरा छुपाने का प्रयास किया। और सेना अध्यक्ष ने उस किताब के माध्यम से इतने अच्छे तरीके से इस अग्निवीर के बारे में पूरी चीजें लिखी हैं कि किस तरीके से उनको अग्निवीर का ये योजना थोपा गया। ये योजना किसी भी सेना का नहीं था। और तो और मुझे जहां तक जानकारी उस किताब में लिखा है कि वो अग्निवीर में जो
चयनित नौजवान है उनको 20,000 रुपया महीना देने की सरकार की मंशा थी। वो तो सेना अध्यक्षों ने झगड़ा किया, लड़ाई लड़ी वहां पर थोड़ा, ये क्या बात है भाई? वायु सेना, नौसेना, थल सेना के लोग, ये हमारा काम इतना स्किल्ड है, इतना महत्वपूर्ण है, उसमें मात्र 20,000, इसमें तो काम चले नहीं। उससे अच्छा दिहाड़ी मजदूर रख लो। तब जाकर के 30,000 रुपए के लगभग हुआ है इनके विरोध करने के बाद। तो कई सारी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं कि सिर्फ हम झारखंड पर देख रहे हैं, पूरे देश पर भी चीजें नजर, चूंकि राज्य के नौजवान देश में भी अपना योगदान देते हैं, देश के अलग अलग कोने में भी रोजगार करते हैं और राज्य में भी रोजगार करते हैं। और हमने अभी भी कहा है, अभी हाल में ही कहा कि हम लोग का अभी कुछ दिनों के बाद 29 तारीख हम लोग का चौथा स्थापना दिवस होगा और उस दिन हम लोग हजारों की संख्या में सरकारी नौकरियां के हम लोग नियुक्ति पत्र बांटने का काम करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।